अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं गुलनाज़ इनामदार आज फिर आपके सामने हिंदी संयुक्त लोकवाणी 10वीं कक्षा की पहली इकाई का तीसरा पाठ सफ़र का साथी और सरदर्द, इस पाठ को लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम राम नारायण उपाध्याय जी का लिखा हुआ पहली इकाई का तीसरा पाठ सफ़र का साथी और सिरदर्द ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय हम देखेंगे। उनका जन्म 1918 खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ। पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार हैं। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपकी व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्ताज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रमुख कृतियां हैं आपकी बख्शिशनामा, धुंधले, कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें। ये व्यंग्य संग्रह हैं। व्यंग्य मतलब जिसमें कटुता हो और तंज हो, इस तरह से। मुर्ग के छौने निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, ये लोक साहित्य, जिन्हें भूल ना सका ये संस्मरण है आदि। प्रस्तुत गद्य के संबंध में यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय दिया गया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में, हास्य व्यंग्य यानी जिसमें तंज भी है, कटुता भी है और वास्तविकता भी है और मजाक भी। तंज मजाक जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि तंज मजाक यानी ताना भी देना और मजाक भी करना, इस प्रकार का ये निबंध है। और लेखक जो राम नारायण उपाध्याय है, ये व्यंग्य कवि है, व्यंग्यकार है। तो इन्होंने एक रेल यात्रा का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया है। इन्होंने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। आपने भी सफ़र किया होगा और आपको इस तरह से कोई अनुभव आए होंगे कि बस में या रेल में जब हम सफ़र करते हैं तो बाजू की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति हमसे अनायास ही कुछ प्रश्न करने लगता है, जैसे कहाँ जाना है, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या करते हो, और जिन प्रश्नों का उत्तर हम देना नहीं चाहते। या फिर ऐसे भी लोग हमें मिले हैं कि हमारे पास अखबार है और वो कहते हैं कि 1 मिनट थोड़ा अखबार देते हैं, पढ़कर वापस कर देंगे। हमने कहा कि हम पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि 1 पेज दे दीजिए। और इस प्रकार से यहाँ पर इन बातों का अनुभव कवि को भी लेखक को भी आया है और लेखक इन व्यंग्य को हमारे साथ में बांटकर हमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग या ऐसे काम करने से, ऐसी बुराई से भी हमें बचना चाहिए। और इन लोगों पर इस लेख में लेखक ने करारा व्यंग्य किया है और इसे बुरी बात बताई है। तो अब तीसरा पाठ सफ़र का साथी और सिरदर्द हम ये देखने जा रहे हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से
पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर हैं उन भागते वृक्ष का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। लेखक कहते हैं कि मुझे अकेले सफर करने में आनंद आता है। ना कोई बातचीत करने वाला हो, ना कोई तकलीफ देने वाला हो, डिस्टर्ब करने वाला हो। तो इससे मुझे जो बाहर खिड़की के बाहर जो नदी देखने मिलती है, जो हमारे पैरों के नीचे से चली जाती है और बाजू के वृक्ष अभी करीब होते हुए दूर चले जाते हैं और वो दूर निरंतर लगातार दूर छूटते हुए नजर आते हैं और हम आगे और वो वृक्ष पीछे भागते हुए निकलते हुए नजर आते हैं। तो इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसकी ओर एकटक निहारता रहूं, किसे देखकर नाक भौं सिकुड़ता रहूं और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतर अंतरंग साथी है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे ये मुझे कतई पसंद नहीं। लेखक कहते हैं कि यात्रा में कोई मुझे साथी मिल जाए और वो मुझे बार बार घूरता रहे और मैं उससे निगाह चुराता रहूं और वो मुझे बस एक टक देखता रहे, निहारता रहे और फिर अपने चेहरे के हाव भाव बदलता रहे, कई कभी नाक भौं सिकुड़ता रहे और इस तरह से कुछ ना कुछ वो अपनी बात कहने के लिए आतुर हो, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरे एकांत को कोई डिस्टर्ब करे या एकांत में मेरे कोई बाधा डाले, ये बात मुझे कतई पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांक कर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उछटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। और लेखक कहते हैं कि कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर मैं जब देखता हूँ कि किसी मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य को देखना चाहता हूँ, प्रकृति के किसी सुंदर दृश्य को जब मैं देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, और तभी मेरी दृष्टि उछट कर किसी वृक्ष की, किसी पेड़ की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है और तभी कोई मुझसे बात करता है या कोई मुझे चमका देता है, तब सारा दृश्य जो है मेरे आंखों से गायब हो जाता है और मैं सिमट कर रह जाता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर मैं क्या देख रहा था। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। मुझे नदी किनारे का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। मेरी नज़रें उसको, उस सौंदर्य को देखना चाहती है, निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है और सिर्फ सफ़र में बाजू की सीट पर बैठे हुए यात्री ही डिस्टर्ब नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, तो कभी कभी नदी होती है और नदी के किनारे का मनोरम दृश्य लेखक देख रहे होते हैं, निहार रहे होते हैं और अचानक से कोई पहाड़ी बीच में आ जाती है, गोया कि कोई आँख में कंकर चला गया हो, कोई चीज़ आँख में पड़ गई हो और इंसान
तिलमिला उठता है, उसी तरह से सारा दृश्य जब चौपट हो जाने पर लेखक तिलमिला उठते हैं। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मार कर सुरुंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। और कभी कभी मेरा मन ऊंचे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ उड़ना चाहता है और आकाश का और छोर नापना चाहता है। महावीर आए और छोर नापना। और इसी बीच रेल किसी गुफा में चली जाती है, प्रवेश कर जाती है और तब मेरा मन लाचार होकर मजबूर होकर फिर मैं मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य हो जाता है। मन मारकर रहना ये भी एक महावरा है। और फिर सुरंग की उस गुफा में से उस सुरंग में से निकलने को लेखक का मन बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। लेखक को रेल की यात्रा ही ज़्यादा पसंद है। बस की यात्रा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो, क्योंकि अक्सर यात्रा में बगल की सीट पर कोई भी आकर बैठ सकता है। हमारा मनपसंद ही आदमी वहाँ पर आकर बैठे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। और इस तरह से कभी कभी या अनेक बार ऐसे ही होता है कि बाजू की सीट पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, मानो जैसे पत्नी रूठी हुई है, उसको लाख मनाने पर भी वो सीधे मुंह बात नहीं करती, वैसे ही वो व्यवहार करता है। और इस तरह पाला पड़ना ये भी एक महावरा है। और मुंह अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। और अगर उससे छेड़खानी के जरिए प्रश्न पूछने लगे तो वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर खिड़की के बाहर वो देखने लगता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर ना जाए। और ये मज़ाहिया किस्से लेखक हमको बताना चाहते हैं कि अक्सर हमारे साथ बस में या ट्रेन में होते आता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति मिल जाता है कि जो हमारे साथ बैठने से जो बकबक शुरू करता है, जो बातचीत शुरू करता है, तब तक के बंद नहीं करता, तब तक के अगर वो ना उतर जाए या हम ना उतर जाए। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। और ये ट्रेन की क्वालिटी होती है, सुपरफास्ट, एक्सप्रेस, लोकल। तो लेखक को एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वाले की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको
अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। मतलब सुपर फास्ट जो गाड़ी होती है वो बहुत तेज़ी से चलती है, वो छोटे मोटे स्टेशन को छोड़ती चलती है और सिर्फ बड़े बड़े स्टेशन पर रुकती है। तो इसका एक सुंदर उदाहरण लेखक ने हमें इस तरह दिया है कि एक रास्ते में जो मिलने वाले बराबरी वाले की उपेक्षा, यानी हमारे साथ जो बराबरी के होते हैं उनसे ज़्यादा हमसे जो बड़े लोग होते हैं उनको मिलने के लिए वो हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को छोड़कर बड़े बड़े लोगों से या बड़े आदमी से मिलते हैं और उसको अपनी चाल पर या अपनी तेज़ी पर, अपनी गति पर नाज होता है। और उसके विपरीत एक्सप्रेस जो होती है वो साधारण सी सभी से मिलते हुए छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई चलती है। जैसे ही कोई स्टेशन आता है वो अपनी गति या अपनी चाल धीमी कर देती है और उसी के साथ सबको छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती हुई सबको मौका देती है और फिर जब चलने लगती है तो धीरे धीरे से स्टेशन छोड़ती सभी से विदा लेती हुई, अपने परिजनों से विदा लेती हुई छोटे छोटे स्टेशनों से भी धीमी सी गति से निकलती है। आपने अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। लेकिन कोई देखने दे तब तो, जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? और इस तरह से लेखक कहते हैं कि अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हैं। पहले ज़माने में एक बाइस्कोप वाला आया करता था जिसके पास में एक छोटा सा टीन का डिब्बा होता था और उसको कुछ छोटे छोटे ढक्कन उसमें कांच लगी होती थी और वो कुछ पैसों में वो दिखाता था ताजमहल, कुछ पिक्चर की हीरो हीरोइन या कुछ देश या कुछ अजायबात। और इस तरह से ये बच्चे खूब मज़े से वो देखा करते थे। इसी तरह ऐसे ही अनुभव लेखक को आता है जब वो खिड़की में से बाहर का नज़ारा देखते हैं और उन्हें बाइस्कोप वाले की फीलिंग आती है और वो बड़ा आनंद उसमें उनको मिलता है। लेकिन ये सब चीज़ें कोई देखने दे तब तो, जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे के सामने से बैठा हुआ यात्री आपको आपके जो झोले में से अखबार झांक रहा है, नज़र आ रहा है, तो कहने लगता है कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ। और इस तरह से भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर पन्ने पलट कर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथ में होगा और इतना भी ढिठाई से काम करते हैं कि भले ही आप अभी अभी उसे खरीद कर अभी अभी ट्रेन में चढ़े हो और अपनी जगह पर बैठे भी ना हो और उसको खोल कर देखना तो दूर, बस अभी उसे ले रखा है, तभी हमारे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही अखबार सामने वाले के हाथ में होता है। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएंगी और अखबार वाला जब वो पढ़ चुका होगा या पढ़ रहा होगा तब तक आपको खामोश बैठना होगा
और आप पूछते रहेंगे कि भाई साहब आपका पढ़ना हुआ तो लौटा दीजिए, और अपना ही अखबार लेकर हम उसे मांगने वालों की स्थिति में हो जाएंगे। आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब, और आप रास्ता देखेंगे, इंतजार करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति का अखबार कब खत्म हो, पढ़ना कब खत्म हो और कब वहाँ अपने हाथ में मिले। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। और इतने में ही वो वापस लौटाने के बजाय किसी दूसरे को बिल्कुल जमाई लेते हुए थकी हुई हालत में इस बेतरतीबी से बढ़ाएंगे कि मानो वो अखबार उनका खुद का, उसकी निजी संपत्ति हो या उन्होंने खुद खरीदा हो, और वो तनिक भी हमारा विचार नहीं करेंगे और दूसरों को वो थमा देंगे। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने के से अपनी सीट सा झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई देगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। और इस प्रकार इस समाचार पत्र हमारे हाथ में आना तो दूर, इसके अनेक उपयोग हमको सामने ही देखने मिलेंगे। कोई उस समाचार पत्र से अपनी सीट साफ कर रहा होगा, तो कोई उसे मोड़कर हवा अपने को पंखा जल रहा होगा, या कोई उसे बिछाकर उस पर भोजन कर रहा होगा। तो लेखक कहते हैं कि बेचारे समाचार वाले को भी ये बात ज्ञात नहीं होंगी, पता नहीं होंगी कि वो समाचार के इतने उपयोग भी हो सकते हैं। और इस प्रकार ये सफ़र का साथी और सिरदर्द में हम देखते हैं कि ट्रेन में या रेल में सफ़र करने वाले अनेक यात्री यात्री विविध प्रकार के और विविध वृत्ति के हमको देखने को मिलते हैं।